Assalamu alaikum. My name is Hafizat Amina Kamal and I am here to teach computer science course to second year students of Rawalpindi Board. We have already started chapter number 9 of this book. We are following the IT series book of second year. Chapter number 9, Elements of C. We have done quite a few sessions of this chapter. Today we will continue with our next session. The last time that we studied was character data type. Now character data type, it contains 1 byte in memory. Basically, it contains any kind of character, number or special symbol within single quotes. इसके आसपास ये सिंगल कोट्स होते हैं जो कि ये एक करेक्टर डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करने हैं. दिस प्रोग्राम भी सॉ इट लास्ट टाइम कि इसके अंदर हमने करेक्टर 1 और करेक्टर 2 की 2 वैल्यूज जो हैं वो सम की थी और उनका रिजल्ट देखा था और यहाँ पे रिजल्ट जो हमारे पास जनरेट हो रहा था दैट वाज 104. The ASCII value of 2 and 6 add 50 and 54 respectively. That is why the result of the above example is 104. The printable characters in ASCII are from 32 to 126. ये ASCII टेबल मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था. यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंटेबल कैरेक्टर स्टार्ट होते हैं वो 32 से लेके 126 तक जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे these are all known as printable characters. मीनिंग आप अगर कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करेंगे तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ शो कराएगा. Those come under the category of printable characters. The value 32 is the code of blank space. The value 126 is the code of symbol. ये 32 ये टॉप पे वैल्यू हमारे पास शो हो रही है सेकंड कॉलम में. ये जो है ये ब्लैंक स्पेस को शो करती है. तो बेसिकली आप जब स्पेस बार प्रेस करते हैं तो हमारी कोई भी राइटिंग है तो उसके बीच में जो है वो एक स्पेस आ जाती है और जो 126 है वो हमारे पास एक स्पेशल सिंबल जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. The other codes represent non-printable control characters. The characters are stored in ASCII code form. ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. तो इसके अंदर जो हमारे पास ये characters हैं 0 से लेके 31 तक, these are basically known as control characters. ये हमारी कंट्रोल्स को हैंडल करने के लिए हैं. इनके जब आप इनको प्रेस करते हैं या इनको किसी तरह एक्टिवेट करते हैं तो ये हमारे किसी न किसी कंट्रोल को जो है वो एक्टिवेट करता है. ये हमारी स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ प्रिंट जो है वो नहीं करेगा. सो दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज कंट्रोल कैरेक्टर्स. इसमें लाइक स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट, एंड ऑफ द टेक्स्ट आ गया, बैक स्पेस आ गया. इसके अलावा हमारे पास कैंसिल का बटन आ जाता है, एस्केप का बटन आ जाता है. तो ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं. अच्छा, ये ASCII टेबल आपको शो किया हुआ है आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए. आपको ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है. दिस इज जस्ट टू शो यू कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर ये ASCII टेबल बिल्ट इन मौजूद है जो कि हमारे सारे करेक्टर्स को हैंडल करता है. The ASCII code values of characters are used when they are added, subtracted or compared. तो हमारे पास ये ASCII कोड कैरेक्टर्स की जो वैल्यूज हैं ये उनको यूज करता है. द keywords signed and unsigned can be used with character data type. The signed character can represent the number from -128 to 127. The unsigned characters can represent from 0 to 255. ये हमारे पास 8 बिट रिप्रेजेंटेशन के लिए है कि जब हम अनसाइंड कैरेक्टर्स की बात करते हैं, ये हमने पीछे इंटीजर डाटा टाइप्स के अंदर भी ये चीजें इनको देखा था कि साइंड कैरेक्टर्स की जो है वो कैलकुलेट इवन कैलकुलेशन का तरीका भी देखा था कि -128 से स्टार्ट होके ये 127 तक जाती हैं. और जो अनसाइंड कैरेक्टर्स हैं वो 2 रेज टू पावर जब 8 करते हैं दोज आर 256.
तो वो अनसाइंड जो है 0 से स्टार्ट होते हैं, तो वो 0 से लेके 255 तक हमारे पास सारे जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद पॉजिटिव नंबर्स। तो हमारे पास जितने इंग्लिश अल्फाबेट्स आ जाएंगे या नंबर्स आ जाएंगे या पंक्चुएशन मार्क्स आ जाएंगे, नॉर्मल जो अनसाइंड कैरेक्टर्स के अंदर है, हम इन सारों को पॉजिटिव नंबर्स के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द ASCII टेबल, जिसके अंदर डेसिमल वैल्यूज हैं, हेक्साडेसिमल्स हैं और आगे करेक्टर वैल्यूज जो कि एक्चुअल में इनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए शो किया हुआ है। This is another representation of the ASCII table. It contains binary as well. बिकॉज हमारा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, तो हमारे ASCII टेबल के अंदर भी बाइनरी वैल्यूज इनकी मौजूद है। दीज आर बेसिकली द ASCII कोड्स, जिनके थ्रू जो है ये कंप्यूटर जो है इन वैल्यूज को अंडरस्टैंड करता है। मीनिंग अगर आप कीबोर्ड से कोई भी एक की प्रेस करते हैं, कोई भी अल्फाबेट हो गया, कोई भी इसके अंदर, लेट सपोज मैं सी प्रेस करती हूँ, तो बैक एंड जो है ये इसकी बाइनरी कोड जो है ये एक्टिवेट होता है और उसकी वजह से कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है कि हमने सी प्रेस किया। क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस, दैट इज द बाइनरी लैंग्वेज। सो दैट इज वाई कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग हमेशा बाइनरी फॉर्म में ही होगी। आप जो की भी प्रेस करेंगे वो उसका बाइनरी वैल्यू देखेगा और फिर उसको अंडरस्टैंड करेगा कि विच की हैज बीन प्रेस्ड। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन द ऑपरेटर्स। दिस इज वन ऑफ द लेंथी टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। इसके बाद हमारे पास एक या दो टॉपिक्स रह जाएंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा। हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये ऑपरेटर्स क्या है हमारे पास? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, दीज आर ऑपरेटर साइंस। सी प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस। हम ऑपरेटर्स के थ्रू जो है डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स एंड इन सी आर एज फॉलोज। ये सारे ऑपरेटर्स के नाम गिवन है। दीज आर बेसिकली टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये 6 कैटेगरीज हैं जो कि हम आगे इस चैप्टर के अंदर इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। बट वी विल नॉट फॉलो द सेम सीक्वेंस, हम आगे पीछे इनको स्टडी कर लेंगे, लेकिन कवर अप हम इन सारे 6 टाइप्स को करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाएंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन डाटा। अरिथमेटिक जो है वो बेसिकली मैथमेटिकल की टर्म ही है। तो हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करते हैं। C language provides many arithmetic operators. The list of all arithmetic operators used in C is as follows. C language जो है वो हमारे पास ये 5 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसको आप C लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं। देर इज एन एडिशन ऑपरेटर जो कि प्लस का साइन है, इट एड्स टू वैल्यूज। सब्ट्रैक्शन जो है उसका सिंबल माइनस से शो होता है, इट सब्ट्रैक्ट्स वन वैल्यू फ्रॉम अनदर वैल्यू। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के अंदर हम ये कहते हैं कि हम सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन जो है वो हमेशा फ्रॉम वन वैल्यू फ्रॉम अनदर वैल्यू होती है। मल्टीप्लिकेशन में ये स्टैरिक का साइन होता है। अच्छा, ये चीज बड़ी ध्यान में रखनी है कि आप जब भी कोडिंग में करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्स का साइन यूज नहीं करना। कंप्यूटर के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज होता है दैट इज दिस स्टैरिक। ये हमारे कीबोर्ड के 8 वैल्यू के ऊपर मौजूद होता है। इसको शिफ्ट प्रेस करके जब आप 8 प्रेस करते हैं तो फिर आप इस स्टैरिक को जो है वो शो करा सकते हैं। इट मल्टीप्लाइज टू वैल्यूज। डिवीजन के लिए हमारे पास एक्चुअल जो मैथ के अंदर डिवीजन का सिंबल होता है वो हमारे कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं है।
तो इसके अंदर फिर हम स्लैश का साइन यूज करते हैं। तो ये हमारा ऑपरेटर ये शिफ्ट की के साथ मौजूद होता है। इट डिवाइड वन वैल्यू फ्रॉम अनदर बाय अनदर वैल्यू। तो डिवीजन भी हमारी फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू जो है वो परफॉर्म होती है। एंड द लास्ट इज द मॉड्यूलस सिंबल। मॉड्यूलस सिंबल जो है ये हम ये परसेंटेज साइन से शो करते हैं। ये जो परसेंटेज साइन है ये 5 की जो है, जो नंबर 5 आपके कीबोर्ड के ऊपर बनी हुई होती है उसके ऊपर ये सिंबल मौजूद होता है। तो शिफ्ट के साथ जब आप 5 को प्रेस करते हैं तो ये परसेंटेज साइन जो है वो शो हो जाता है। दिस साइन इज नोन एज मॉड्यूलस। इट गिव्स द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स। जब हम दो वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर एक हमारे पास क्वोशंट आता है जो डिवीजन की वैल्यू होती है, और दूसरा हमारे पास रिमाइंडर आता है। तो जो रिमाइंडर होता है दैट इज बेसिकली द मॉड्यूलस। तो डिवीजन के अंदर जब दो नंबर्स को हम कैलकुलेट करते हैं, ये भी अभी हम डिस्क्रिप्शन में इसको देखेंगे आगे, तो उसका जो नीचे रिमाइंडर का आंसर आता है वो हम मॉड्यूलस रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं। Use of arithmetic operators. All arithmetic operators work with numeric values. Suppose we have two variables a and b, where a is equals to 10 and b is equals to 5. अगर आपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए आपकी वैल्यूज न्यूमेरिक होनी चाहिए। न्यूमेरिक मीनिंग कि वो इंटीजर डाटा टाइप की हो या फ्लोट डाटा टाइप इस तरह की हो, तो फिर आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैन बी अप्लाइड ऑन दीज वेरिएबल्स एज फॉलोज। वेरिएबल्स के नाम भी हमेशा साथ में गिवन होते हैं। ऑपरेशन यहाँ पे शो किए हुए हैं कि अगर a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है, तो उसके बाद हमारे पास रिजल्ट कैसे आएंगे। सबसे पहले हमारे पास a प्लस b आ गया, तो 10 प्लस 5 इज 15, तो 15 रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास शो हो गया। a माइनस बी, a माइनस बी में 10 माइनस 5 दैट इज 5, तो यहाँ पे इसका 5 रिजल्ट शो हो गया। a स्टैटिक b दैट इज बेसिकली a मल्टीप्लाई बाय b, तो 10 इंटू 5 इज बेसिकली 50, तो ये रिजल्ट यहाँ पे हमने शो करा दिया। देन देर इज a डिवाइडेड बाय b। तो a डिवाइडेड बाय b में 10 डिवाइडेड बाय 5 करें तो हमारे पास इसका आंसर 2 आता है, तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पे शो करा दिया है। एंड द लास्ट ऑपरेशन इज a मॉड्यूलस ऑफ b, जो कि परसेंटेज साइन के साथ है। तो a मॉड्यूलस जो है वो हमारे पास रिमाइंडर कैलकुलेशन में है। जब आप 10 और 5 को डिवाइड करते हैं तो उसका क्वोशंट का आंसर तो 2 आता है, लेकिन रिमाइंडर इसमें 0 आता है। तो ये जो 0 है ये हम मॉड्यूलस रिजल्ट के अंदर शो करा देंगे। तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। आप कोई भी वैल्यूज a और b को दे दें और ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद ये जो आपका कंपाइलर है वो उसके रिजल्ट्स को शो करा देगा। Some important points about modulus operator are as follows. कुछ हमें पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं जब हम मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज करें। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर इज कॉल्ड रिमाइंडर ऑपरेटर। ये हमारे रिमाइंडर को निकालने के लिए है। हमारे डिवीजन में एक क्वोशंट होता है, एक रिमाइंडर होता है। जो क्वोशंट होता है वो डिवीजन का रिजल्ट होता है, जो रिमाइंडर है वो मॉड्यूलस का रिजल्ट है। The modulus operator works only with integer values. ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि आप इसके अंदर कोई करेक्टर या स्ट्रिंग वैल्यूज ना पास कर रहे हो। इसके लिए हमेशा न्यूमेरिक या इंटीजर वैल्यूज ही पास करनी है। If modulus operator is used with division of 0, the result will always be 0. For example, the expression 0 modulus of 5 will give 0 as a result. बेसिकली आप किसी भी वैल्यू को 0 के साथ डिवाइड करेंगे, 0 बीच में रख के और बाकी वैल्यू को उसके साथ डिवाइड करेंगे, तो उसकी वजह से हमारे पास जो रिजल्ट जनरेट होगा दैट विल एक्चुअली बी 0। तो हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में भी आंसर 0 ही आएगा और रिमाइंडर में भी आंसर 0 ही आएगा, तो इसकी वजह से जो है हमारा जो मॉड्यूलस का रिजल्ट होगा दैट विल बी 0। एन एक्सप्रेशन लाइक 3% 5, that is 3 modulus of 5.
3 भी हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है, 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, तो उसमें 3 जो है वो एज इट इज रिमाइंडर में चला जाएगा और इसकी वजह से इसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो जो चीज हमारे पास रिमाइंडर में आएगी वो ही हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा। सो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर के जो कि ध्यान में रखने की जरूरत है। एक मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है वो रिमाइंडर ऑपरेटर है, उसके अंदर इंटीजर वैल्यूज को यूज करना है, कोई और वैल्यूज यूज नहीं करनी। अगर हम डिवीजन का केस 0 के साथ यूज कर रहे हैं, 0 को किसी भी वैल्यू के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास 0 ही आएगा। और अगर हमारे पास छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू से डिवाइड हो रही है तो वो वैल्यू एज इट इज आपके रिमाइंडर में चली जाएगी, लाइक 3 मॉड्यूलस ऑफ 5। तो इसके अंदर परफॉर्म डिवीजन ही हो रही होती है, लेकिन रिमाइंडर का आंसर हम मॉड्यूलस के अंदर शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आगे डिवीजन ऑपरेटर। अब डिवीजन ऑपरेटर और मॉड्यूलस ऑपरेटर दोनों के काम हो हमारे पास डिवीजन के साथ ही रहे हैं, लेकिन जो क्वोशंट है वो आप डिवीजन के रिजल्ट के अंदर शो कराते हैं और जो रिमाइंडर है वो आप मॉड्यूलस के रिजल्ट में शो कराते हैं। तो ये इसका मेन डिफरेंस आ जाता है। डिवीजन ऑपरेटर क्या है? द मैनिपुलेशन ऑफ डिवीजन ऑपरेटर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑपरेटर्स। The result of division operation is always an integer if both the divisor and the dividend are integers. हमारी मैनिपुलेशन ऑफ डिवीजन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है कि हमारा जो रिजल्ट आता है डिवीजन ऑपरेशन के अंदर वो जो है वो हमेशा इंटीजर होगा अगर हमारे पास डिवाइजर और डिविडेंड जो है वो हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है दोनों के। अब ये डिवाइजर और डिविडेंड क्या है? डिवाइजर और डिविडेंड हमने लेट सपोज अगर डिवाइड करना है 10 डिवाइडेड बाय 5, तो 10 जो है वो डिविडेंड होगा और 5 जो है वो डिवाइजर होगा। तो ये उन दोनों को नाम दिया हुआ है एक इन्होंने कि हमारे पास जब दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो एक डिविडेंड होता है और दूसरा हमारे पास डिवाइजर होता है जो उसको डिवाइड करता है। द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्वोशंट इज ट्रंकेटेड। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास अगर कोई भी डेसिमल पॉइंट के अंदर डिवीजन का रिजल्ट आ रहा हो तो वो इसके अंदर आप खत्म कर देते हैं। उसकी भी एग्जांपल अभी देखते हैं, उससे ज्यादा अच्छा क्लियर होगा कि हम फ्रैक्शनल पार्ट को किस तरह उसके अंदर से खत्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? द रिजल्ट ऑफ 7.0 डिवाइडेड बाय 2.0 इज 3.5। यहाँ पे इसका रिजल्ट शो किया है बट द रिजल्ट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 2 इज 3। ये जो है ये हमारी कैलकुलेशंस जब भी परफॉर्म होंगी तो इससे हमारे रिजल्ट्स ये आएंगे। अच्छा, अब ये दोनों रिजल्ट्स के अंदर डिफरेंस क्यों आ रहा है? एक जगह पे हमने कहा इसका आंसर 3.5 आ रहा है और दूसरी जगह हमने कहा इसका आंसर 3 आ रहा है। द रीजन इज दैट कि हमारी जो पहली वैल्यूज हैं ये दोनों फ्लोट के अंदर है। फ्लोट जो है वो डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, पर इंटीजर वैल्यूज जो हैं वो डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो 7.0 डिवाइडेड बाय 2.0, अगर आपने फ्लोट वैल्यू को डिवाइड करवाना है तो उसको हमेशा पॉइंट्स की फॉर्म में मेंशन करना होता है, चाहे आप 0.0 की फॉर्म में क्यों ना करें। तो 7.0 को जब आप 2.0 से डिवाइड करेंगे तो वो एक्यूरेट रिजल्ट शो करेगा, दैट इज 3.5। लेकिन जब आप दो इंटीजर वैल्यूज को दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो उसका रिजल्ट कभी भी पॉइंट्स की फॉर्म में जनरेट नहीं करेगा। इंटीजर रूल्स ये कहते हैं कि जो भी आपका डेसिमल पॉइंट में आगे रिजल्ट आ रहा हो उसको आप खत्म कर दें। दैट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द क्वोशंट इज ट्रंकेटेड, कि जो आपका क्वोशंट का ऊपर का रिजल्ट आ रहा होता है उसको हम सिंपल जो है वो रिजल्ट शो करते हैं। आगे जितनी डेसिमल वैल्यू होती है जो कि 0.5 है हम उसको इग्नोर कर देंगे। इट डजेंट मैटर कि बाहर साथ में 0.9 आ रहा हो या 0.8 आ रहा हो या 0.7 आ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। ये वैल्यू को कभी भी राउंड ऑफ नहीं करेगा, ये सिंपली क्या करेगा, डेसिमल पॉइंट से आगे वाली वैल्यू जितनी भी है उसको खत्म कर देगा।
The floating point number must be used to get the accurate result of a division operation. इसलिए भी जब भी आपने डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है या फ्लोट डाटा टाइप को जो है वो यूज करते हैं. हम इंटीजर डाटा टाइप को सिर्फ तब यूज करते हैं जब हमने उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो खत्म करना होता है. तो इस वजह से अगर आपको प्रॉपर डिवीजन का रिजल्ट चाहिए, ऑलवेज यूज द फ्लोट डाटा टाइप. Only then you will get the accurate result of division operation. Next we have expression. Expression, a statement that evaluates to a value is called an expression. An expression gives a single value. हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, इसकी भी अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे. वो जो है हमारी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके उसकी कोई भी वैल्यू जनरेट करता है, दैट इज नोन एज एक्सप्रेशन. नॉर्मली हमारे एक्सप्रेशन से जो है कैलकुलेशंस के बाद हमेशा एक सिंगल वैल्यू ही जनरेट होती है. एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स. अब ये ऑपरेटर्स क्या हैं और ये ऑपरेंड्स क्या हैं, इसमें एग्जांपल लेते हैं लाइक a प्लस बी. तो a प्लस बी में जो प्लस का साइन है दैट इज द ऑपरेटर. आप उसमें माइनस साइन लगा दें तो वो माइनस साइन ऑपरेटर होगा, स्टेरिक लगा दें तो वो स्टेरिक ऑपरेटर होगा, डिवीजन का साइन लगा दें तो वो ऑपरेटर होगा. और ऑपरेंड्स जो हैं दोज आर द वेरिएबल्स. तो a प्लस बी में जो a और b होगा दैट विल बी द ऑपरेंड. और जो प्लस का साइन है, ये जो भी बीच में साइन गिवन है दैट इज बेसिकली द ऑपरेटर. An operator is a symbol that performs some operation. Operand is the value on which the operator performs some operation. ऑपरेटर जो है वो हमारे पास कोई ना कोई कैलकुलेशन कर रहा होता है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है. और जो ऑपरेंड है उसके ऊपर कोई जो है वो ऑपरेटर जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है. तो ऑपरेंड जो है वो हमारे पास वेरिएबल्स आ जाते हैं जिनके ऊपर हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं. ऑपरेंड कैन बी अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल एक्सेट्रा. ऑपरेंड जरूरी नहीं है कि वेरिएबल हो, हम उसकी जगह कोई वैल्यू भी लिख सकते हैं. लाइक आप डायरेक्ट 10 प्लस 5 लिख देंगे तो वो 10 और 5 जो हैं वो भी हमारे पास ऑपरेंड कैटेगरी में आएंगे. An expression may consist of any number of operators and operands. कोई लिमिटेशन नहीं है कि ऑपरेटर्स कितने होने चाहिए या ऑपरेंड्स कितने होने चाहिए. आप a प्लस बी माइनस सी प्लस डी एफ इस तरह करके भी कर सकते हैं. तो उसके अंदर ऑपरेटर्स भी बढ़ जाएंगे, ऑपरेंड्स भी बढ़ जाएंगे. तो वो सारा कुछ मिला के जो है वो हमारे पास एक एक्सप्रेशन जनरेट करेगा. Arithmetic expression क्या होते हैं? A type of expression in which only arithmetic operators are used is called arithmetic expression. An arithmetic expression may contains integers and floating point numbers. ये चीज अभी हमने देखी है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो भी हमारे इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ ही काम करते हैं. तो हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस भी सेम वे में काम करेंगे. तो ऐसा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज हो रहे हों तो वो उसको हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो है उसका नाम देंगे. इसमें एग्जांपल्स क्या हैं? सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशन आर एज फॉलोज. a प्लस बी सेमीकोलन m divided by n semicolon x plus 100 semicolon. In this expression a plus b plus is the operator. A and B are variables used as operands in the expression. जो पहली एग्जांपल है a प्लस बी, इसमें प्लस ऑपरेटर है और a और b जो हैं these are the operands. और m डिवाइडेड बाय n जो है इसके अंदर ये जो डिवीजन साइन है दिस इज द ऑपरेटर. और जो m और n है these will be the operands. नीचे x प्लस 100 में प्लस जो है वो ऑपरेटर है और x और 100 जो है वो हमारे पास ऑपरेंड्स हैं. ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर कराने के लिए है कि हमारे पास किस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं आपके अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के अंदर.
ऑपरेटर्स यूज होते हैं, ऑपरेंड्स यूज होते हैं। ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप इनको इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरह की टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए कि आपके पास ऑब्जेक्टिव में भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि ए प्लस बी में जो ऑपरेटर है वो क्या चीज है। तो ये या ऑपरेंड्स का आप बताएं कि ऑपरेंड्स उसमें क्या मेंशन है। तो ये चीज जो है ये हमारे पास इस तरह करके मेंशन होती है। Okay, we will stop at this arithmetic expression. We will continue the next topic in our next session. So in case of any queries, you can left it in the comment section below. Do subscribe the channel and click on the notification icon so you are notified when the next lecture has been uploaded. Thank you for listening and Allah Hafiz.